मैं आपको बहुत क्रूशियल जानकारी इस सीरीज में दे रही हूँ। और आपको अगर इसी से संबंधित और भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं या आपसे पूछे गए थे, तो आप वो भी आप लिख करके छोड़िएगा, मैं उनके भी सभी सवालों का जवाब आज हम पार्ट 2 क्रॉस एग्जामिनेशन में बात करेंगे कि आप पति से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में आपकी पत्नी के वकील साहब के द्वारा। पिछले एपिसोड में आप सभी ने समझा था कि किस तरह से आपके एफिडेविट की ड्राफ्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपकी पत्नी के वकील साहब पूछ सकते हैं। आज उसी कड़ी में बात करेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपकी इनकम के बारे में या आपकी फाइनेंस के बारे में, यानी कि आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितनी आय है या आपके पास कितना धन है, इससे संबंधित आपसे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। क्योंकि 125 सीआरपीसी का जो है केस चल रहा है, आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया हुआ है आपके विरुद्ध। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि आप कितना कमाते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आप पहले कहाँ काम करते थे। आपको यहाँ पर झूठ नहीं बोलना है क्योंकि आपने अपना एफिडेविट ऑलरेडी रिकॉर्ड पर दे रखा है। तो जो जो चीजें आपकी लिखी हुई हैं उस एफिडेविट में, जब आपने डिटेल्ड इनकम एफिडेविट को भरा था रजनीश नेहा की हिसाब से, जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत जबरदस्त जजमेंट है, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से आपने एक डिटेल्ड इनकम एफिडेविट फाइल किया हुआ है। उसमें आपने डिटेल में लिखा हुआ है कि आप कितना कमाते हो, आप कहाँ पर नौकरी करते हो। तो सवाल जवाब के समय आपसे फिर से आपको उलझाने के लिए पूछा जा सकता है फिर से, ताकि आप किसी तरह से कुछ बढ़ा करके इनकम बता दो या कुछ बढ़ा करके आप ये दिखा दो कि आप इतना नहीं कमाते बल्कि उतना कमाते हैं। शायद आप भूल चुके हो कि आपने इनकम एफिडेविट में क्या लिखा था, तो आपसे इसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जा सकते हैं। आपने सच बोलना है, आपने बताना है कि आप फला फला जगह पर काम करते हैं और आप इतना पैसा कमाते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ओके, आपने बताया कि आप सो एंड सो जगह पर कमाते हैं या सो एंड सो जगह पर काम करते हैं और इतना आप कमाते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो पद है या ये जो कंपनी है जहां पर आप काम कर रहे हैं कितने समय से कर रहे हैं। फिर आप बता देंगे कि मैं तब से कर रहा हूं, मान लीजिए 2 साल से या 3 साल से। ओके, उससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे। अब आपको फंस गए, अब आपको बताना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए। आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपकी पिछली पद के हिसाब से, यानी कि आपकी पिछली पोस्ट, आपकी पिछली कंपनी, आप कितना इनकम ले रहे थे, कितना आप कमा पा रहे थे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इस केस के साथ जब जवाब दिया था, आप पति ने जब जवाब दिया था अपनी पत्नी के 125 के केस का, तो क्या उस समय पर या इस डिटेल्ड इनकम एफिडेविट को फाइल करते समय आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नथी किए हैं कोर्ट में, यानी कि लगाए हैं जज साहब के सामने। अगर आप कहते हैं हाँ मैंने लगाए हैं तो बात यही खत्म हो जाती है। अगर आप कहते हैं नहीं लगाए हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं कि आप इस समय पर कहाँ पर काम कर रहे हैं और कितना इनकम है आपकी। इसी तरह से आपसे 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। आप सभी को ये लगता है कि 3 साल की
ITR इनकम टैक्स रिटर्न और 3 साल की आपको पासबुक डिटेल देनी होती है कोर्ट के अंदर। लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि ये 3 साल इकट्ठे नहीं होते, बल्कि 1 साल तो वो जिस समय पर आप पति और पत्नी की शादी हुई थी उस समय के आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखानी पड़ेगी कि शादी के वक्त आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो क्या बता रही है आपके बारे में, कितना आप कमा रहे हो, कितना आप खर्च कर रहे हो। उसके बाद जब आप पति और पत्नी के बीच में अलगाव आया है, उस अलगाव के समय पर आपकी जो इनकम थी वो कितनी थी, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न क्या बोल रही है, आपकी पासबुक की स्थिति क्या है, वो भी आपको फाइल करनी पड़ेगी पूरे 1 साल की, जिस समय पर आप अलग हुए हो दोनों। और इसके बाद जब ये केस फाइल किया गया है आपकी पत्नी के द्वारा, तो उस समय की भी आपको 1 साल की रिटर्न जमा करनी होगी, ये दिखाते हुए कि आप कितना कमा रहे हो और कितना आपकी लायबिलिटी शो हो रही है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आपको इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि नहीं दे सकते तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको ये जमा करने ही होंगे। उसके बाद आपकी पत्नी ने 125 का केस फाइल करते हुए कुछ पैसा दिखाया होगा। मान लीजिए आपकी पत्नी ने ये दिखाया है कि जिस समय पर आपकी शादी हुई थी तो आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे थे, और उस समय पर जो आपकी पत्नी है वो सिर्फ 100 रुपया कमा रही थी, ऐसा उसने 125 के केस में लिखा है। तो ये सवाल भी आपके सामने रखा जा सकता है कि देखिए, आपकी जब शादी हुई थी तो आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे थे, ये बात तो सही है ना। अब आपको यहाँ पर सोचना होगा कि क्या कहना है। अगर आपकी 1.5 लाख रुपए थी उस समय पर वाकई में इनकम, तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने झूठी मना की तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से सारा चिट्ठा आपका सामने आ जाएगा। इसी तरह से आपकी जो पत्नी है उसके बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखो, ये बात तो सही है ना कि जिस समय पर आप लोगों की शादी हुई थी उस समय पर आपकी पत्नी अपने मायके में ट्यूशंस दिया करती थी, और वो हर एक स्टूडेंट से 100 रुपया लिया करती थी। अब यहाँ पर भी आपको सोच समझ के जवाब देना है। अब देखिए, आप अगर ये कह देंगे कि हाँ ये बात सही है, तो आपने खुद ही मान लिया कि कहाँ तो 1.5 लाख रुपया आपका जिस समय शादी हुई है, और कहाँ सिर्फ 100 रुपये एक बच्चे का। तो अगर 20 बच्चे भी हुए तो देख लीजिए कि कितनी कमाई हुई है। तो ये सब चीज़ों का आपने सवाल जवाब बहुत ही सावधानी से देना है। और इसके अलावा आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर बहुत ध्यान रखना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर फंसाया जा सकता है बार बार आपकी पत्नी के वकील साहब के द्वारा। आपकी पत्नी के वकील साहब आपसे बार बार पूछेंगे कि शादी के समय आप इतना कमाते थे, बाद में आप इतना कमाते थे, और आज की तारीख में आप इतना कमाते हो, और आप झूठ बोल रहे हो। आप ये बात झूठ बोल रहे हो कि आज की तारीख में आपने मान लीजिए दिखाया 50,000 रुपया, तो आप झूठ बोल रहे हो कि आपने 50,000 रुपया कमाते हो, बल्कि आप आज की तारीख में 2.5 लाख रुपया कमा रहे हो। और आप ये डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे, ये बात आपको कही जाएगी कोर्ट के द्वारा भी, और आपकी पत्नी के वकील साहब के द्वारा भी, और आपको शो करने होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इनकम के बारे में, अपनी लायबिलिटीज के बारे में, यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में किसी भी तरह का आपको झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप कोई भी झूठ बोल देते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपको हर हालत में जमा करनी पड़ेगी, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हो और कहते कुछ और हो तो आप फंस जाओगे वहां पर झूठा एफिडेविट देने के जुर्म में, और यहाँ पर आपको सजा भी हो सकती है। तो बहुत सावधानी से सोच समझ करके आपको जवाब देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे और सवाल हो सकते हैं जनरल, जो कि मैं आपको अंतिम वीडियो में बताने वाली हूँ। और अब जो अगला हेड होगा वो होगा मैरिज एक्सपेंसेस या डाउरी डिमांड से संबंधित आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें, क्योंकि मैं आपको बहुत क्रूशियल जानकारी इस सीरीज में दे रही हूँ।
और आपको अगर इसी से संबंधित और भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं या आपसे पूछे गए थे, तो आप वो भी आप लिख करके छोड़िएगा। मैं उनके भी सभी सवालों का जवाब भरपूर देने की कोशिश करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।